बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। मोन्टाज में आपने मुलाहिज़ा फरमाया वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं मुराद अली शाह साहब कि हमारे साथ ताउन करें, ये आखिरी ऑप्शन होता है लॉकडाउन का। लेकिन क्या करें कि इस वक्त बताया जा रहा है कि 31% तक कोविड जो है इसकी चौथी लहर ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं। लेकिन अब सवालात ये उठना शुरू हो गए हैं कि ये क्या टाइमिंग कोई इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की कि सिंध हुकूमत ने इस वक्त ये फैसला क्यों किया। चूंकि एनसीओसी जो है वो बार बार ये बात कह रहा था, कल भी असद उमर साहब मुख्तलिफ जगहों पर ये फरमा रहे थे कि हम लॉकडाउन के हक में नहीं हो सकते, हाँ लेकिन हम वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाने के हक में ज़रूर हैं। अब चूंकि फैसला हो चुका है, सिंध हुकूमत 18वीं आईनी तरमीम के बाद पूरी तरह इख्तियारात रखती है कि वो अपने सूबे के कारोबार को कैसे चलाना चाहती है, लोगों को किस तरह महफूज करना चाहती है। तो अब तक तो ये फैसला सिंध हुकूमत की जानिब से हमारे सामने आ गया है, जिसमें ज़ाहिर है कारोबार की बंदिश है और वाज़े अल्फाज में बताया है हुकूमत सिंध के लोगों ने खुद वज़ीर आला ने कहा कि हम 6 से 6 वाला जो नॉर्मल है उसमें भी हम मॉल्स नहीं खोलेंगे, दुकानें बंद रहेंगी, जो ज़रूरी चीज़ें हैं यानी कि फार्मेसी या बेकरी के आइटम्स जो आपको इस्तेमाल के होते हैं या ले दे के जो आपके किराना स्टोर्स होते हैं हम उनको खोलेंगे। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि बच्चों का तालीमी निज़ाम जो सिस्टम था वो भी रुक गया है, एग्ज़ाम्स शुरू हो गए थे, इंटर के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, मैट्रिक के स्टूडेंट्स के हो चुके हैं, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी के स्कूल्स के लोगों को भी बहरहाल मसाइल का सामना है। तमाम ही स्टेक होल्डर्स, समाज से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात और ज़ाहिर सियासी लोगों को भी आज हमने दावत दी है। लेकिन सबसे पहले हम ज़रा बात करना चाहेंगे, डॉक्टर बारी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। ज़फ़र अब्बास साहब से हमने टाइम लिया, आज उनसे भी बात करेंगे। जमील पराचा चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद कमेटी मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमाए, उनसे होगी। काशिफ मिर्जा साहब को भी हमने ज़हमत दी है। नासिर हुसैन शाह वज़ीर इत्तलात सिंध, डॉक्टर फैसल सुल्तान और हलीम आदिल शेख साहब से भी बात करेंगे कि वो तमाम लोग क्यों अभी तक इस बात में रिलक्टेंट हैं जो सूबा सिंध हुकूमत की जानिब से इक़दामात हैं उस पर। तो मैं ज़रा डॉक्टर बारी की तरफ सबसे पहले चलती हूँ। तो डॉक्टर बारी से ज़रा पता करते हैं कि इस वक्त सिचुएशन एक्चुअली है क्या। ठीक है जमील साहब, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर बारी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके डॉक्टर बारी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यकीनन आपने आज प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर बारी, मैं इक़दामात और बाकी सारी चीज़ों पर आती हूँ, लेकिन ज़रा मुझे ये बताएं कि ये जो चौथी लहर है, जो कोरोना की चौथी लहर कहा जा रहा है, जिसे डेल्टा वायरस कहा जा रहा है, जिसे कितनी ख़तरनाक है और अभी तक क्या इसकी सूरत हाल बनी है सर? देखिए ये डेल्टा वेरिएंट है जो कि इंडिया से ओरिजिनेट हुआ था और ये जो है ना इसमें खास बात ये है कि फैलता बहुत तेजी से है। ये तकरीबन अल्फा जो यूके वाला वेरिएंट था उससे तकरीबन ये समझे 1200% ज्यादा तेजी से फैलता है और उमूमन जल्दी का इंक्यूबेशन पीरियड कम है और एक ही पूरा खानदान इसमें जो है ना इन्वॉल्व हो जाता है और अगर जल्दी इसके वो न किया तो ये सीरियसनेस की तरफ जाता है। ओके, आप ये कह रहे हैं कि ये डेल्टा वायरस है और इंडियन फॉर्म्स का है, तो आप कह रहे हैं कि खतरनाक हो सकते हैं। सर ज़रा अब ज़रा फैसले पे बात कर लेते हैं। हमें मालूम है कि आप सारे लोग ऑन बोर्ड हैं, डॉक्टर कैसर सज्जाद भी हैं, आप भी हैं और बाकी सारे लोग भी, तो आप लोगों ने ही सजेस्ट किया कि लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। फैसले की टाइमिंग की इंपॉर्टेंस पर ज़रा मैं बात कर लूँ, क्योंकि ये बात सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हो रही है कि 14 अगस्त भी करीब है, फिर मुहर्रम उल हराम का भी ज़ाहिर नज़दीक है, 12 रबीउल अव्वल भी। तो इस फैसले की टाइमिंग को किस तनाजुर में रखा गया है डॉक्टर बारी? देखिए ये बहुत जरूरी था। हमने अगर आप याद हो कि जो पिछले हफ्ते मंडे से हम कुछ गवर्नमेंट ने कुछ जो है ना रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी जिसमें मार्केट्स का टाइमिंग कम की थी और रेस्टोरेंट्स को बंद किए थे। उस वक्त पर ये ट्यूसडे के दिन जब ये बढ़ना शुरू हुआ, ट्यूसडे को एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर ये फैसला हुआ था कि हम 3 दिन और देख कर और अगर ये ट्रेंड इसी तरह राइजिंग रहा तो फिर हम कुछ फैसले करेंगे। और उस वक्त फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल और पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लोगों को भी बुलाया गया था और ये सोचा गया था क्योंकि जिस तरीके से दबाव पड़ रहा था अस्पतालों के ऊपर, तो ये प्लानिंग की गई थी कि अगर खुदा ना खासा ये आउट ऑफ कंट्रोल हो तो कितनी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। तो आपने देखा उसके बाद विद इन 4-5 दिन के अंदर आज कोई 2700 केसेस थे, ये बढ़ता ही चला जा रहा है और ये राइज है, अभी इसका पीक नहीं आया है। तो ये वक्त जरूरी था कि आज कोई फैसला किया जाता और उसको में जरा मुश्किल फैसले
रहे थे। इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है ना पहले उसमें मशावरत में शामिल किया गया, फेडरेशन को, कराची चैम्बर को, और फिर दूसरी जिसमें ऑर्गेनाइजेशन थी सबको, रिलीजियस स्कॉलर्स को भी, ताकि ये एक डिसाइड करके ताकि यकसुई होकर ये करें, क्योंकि अगर जब तक ये नहीं करेंगे ये जो है ना इस वेव को हम रोक नहीं सकते थे। तो सही वक्त है, और उसके बाद इसी से ये टोन आगे की तरफ होगा कि मुहर्रम में और फिर रबीउल अव्वल में क्या एसओपीज की जाएंगी, किस तरीके से उसको किया जाएगा, ताकि जो है ना हम इसको रोक सकें। क्योंकि आपने देखा इस वेरिएंट ने जो हालात इंडिया में किए थे, अल्लाह ना करे कि वो पाकिस्तान में हो, और इसलिए बहुत जरूरी था कि ये एक्शन किया जाता है। और मेरे समझ में ख्याल करता हूँ कि ये बहुत मुनासिब फैसला था और मुनासिब वक्त पे था। ओके डॉक्टर बारी, ये पॉइंट आ गया। अब मैं एक और सवाल आपसे करना चाहती हूँ, और वो भी जाहिर है इसी तनाजुर में है। देखिए, कुछ लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, मुख्तलिफ वैक्सीन हैं, साइनोवैक भी है, साइनोपाक भी है, साइनोफॉर्म भी है, फिर एस्ट्राजेनेका और बाकी सारे भी। अच्छा, वैक्सीन लगाने वाले कितने ज्यादा खतरे में है, और जिन्होंने वैक्सीन अभी तक करवाई ही नहीं है वो कितने खतरे में है? क्योंकि अभी टेस्टिंग के मरहले पर भी बात हो रही है, लेकिन बाज़ लोगों का कंसर्न ये कि भाई हमने तो वैक्सीन लगवा ली है इसलिए हमें कोई खतरा नहीं है। क्या वो भी इस खतरे से, इस चौथी लहर का शिकार हो सकते हैं? जी बिल्कुल। एक तो ये है कि वैक्सीन जो है ना प्रोटेक्शन, हर किस्म की वैक्सीन जो है ना वो आपको प्रोटेक्शन देती है, उसमें एफिकेसी डिफरेंट हो सकती है। लेकिन एक चीज ये जो है ना ये तमाम वैक्सीन जो है 99%, 95% से ज्यादा जो है ना, ये आपको अगर खुदा ना खास्ता हो भी जाए कुछ परसेंटेज को, तो ये आपको सीवियरिटी ऑफ डिजीज से रोकती है, हॉस्पिटलाइजेशन से कम करती है। अभी भी जो सूरत हाल ये है कि जो हमारे जितने पेशेंट्स दाखिल हुए हुए हैं इस पूरी वेव के अंदर, उसमें 90% लोग वो थे जो कि वैक्सीनेटेड नहीं थे। अच्छा। और 10% लोग ऐसे थे जिनको सिंगल या डबल वैक्सीन लगी थी, और उनके जो सिम्टम्स थे वो माइल्ड टू मॉडरेट थे, और जल्दी उनको डिस्चार्ज भी हो गए। इसी चीज को जब हमने किया, और फिर इसके बाद ये है कि अभी जो वैक्सीनेशन की स्पीड है वो, जब ये गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि कोई सख्ती सी की हुई, लोग कर नहीं रहे थे। मोटिवेशन पूरी तरीके से, मीडिया भी लगा हुआ था, हम लोग भी लगे हुए थे, तमाम जो जिसके असरात थे वो लोग लगे हुए थे, लेकिन वो चीज नहीं आ रही थी। और जैसे ही आपने देखा कि जब ये हमने प्रपोज किया सिंध गवर्नमेंट ने कि जी सिम को ब्लॉक किया जाए, एनसीओसी को लिखा गया जो लोग वैक्सीनेट ना कराएं, उसका रिएक्शन आपने देखा कि कितनी लंबी लाइन एक्सपो सेंटर पे और वैक्सीनेशन सेंटर पे हुई। कल के दिन में 24 घंटे में सिंध के अंदर 1,71,000 जो है ना वैक्सीन लगी हैं। और ये जब ये जो लॉकडाउन भी होगा, इसमें मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, और हमने हुकूमत से भी कहा हुआ है कि आपको वैक्सीनेशन को यहाँ बहुत तेजी से करना चाहिए, चाहे जो भी जरिया करें, चाहे वैक्सीनेशन सेंटर हो, आपको घरों पे जाके लगाना पड़े। हमको 2 लाख पर डे की एवरेज के ऊपर हमको आना चाहिए, ताकि हम जल्द अज जल्द अपनी पूरी कौम को इस वैक्सीनेट कर दें, ताकि हम लोग उस हर्ड इम्यूनिटी में पहुंच जाएं, ताकि फिर जिंदगी के साथ हम आराम से। ठीक है डॉक्टर बारी, ये जवाब भी आपका आ गया मेरे पास। लेकिन सर अब एक और सवाल है, मुझे नहीं पता इसका जवाब आप क्या देंगे, लेकिन प्लीज बताइए, ये जो बात सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, हर जगह पर देख रहे हैं कि ये बात हो रही है कि हॉस्पिटल्स भर गए हैं, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, और फिर लोगों को ज्यादा इन चीजों से भी एंजाइटी, डिप्रेशन हो रहा है कि न जाने पर क्या होने वाला है। आप थोड़ा मुझे सिचुएशन क्लियर करेंगे, और फिर मैं ये भी चाहूंगी कि आप लोगों से ये रिक्वेस्ट जरूर करें कि वैक्सीन लाजमी लगवाएं, क्योंकि ये ही एक वाकई शायद बचाव का हल है हमारे पास। डॉक्टर बारी देखें, अभी कुछ अस्पताल जो है ना हमारे जो जो कुछ बड़े हॉस्पिटल हैं वो तो बिल्कुल भरे हुए हैं, जिसमें इंडस हॉस्पिटल है, आगा खान है, जेपीएमसी है, फिर इन्फेक्शियस डिजीजेस का हॉस्पिटल है, और कुछ हॉस्पिटल जो बाकी हॉस्पिटल्स हैं उस पे जो है ना कैपेसिटी जो है ना 60-80% तक आ चुकी है। और लेकिन फिर भी हमने और कैपेसिटी तमाम पब्लिक सेक्टर ने भी और प्राइवेट सेक्टर ने भी बढ़ा ली है, ताकि अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी सूरत हाल आए जहाँ पर हम लोग जो है ना
इस पोजीशन में पहुंचे कि जहां पर प्रॉब्लम आए। तो ये हमने ये तो कर रहे हैं। अभी हालात जो है ना, जो वेंटिलेटर्स हैं जो उसमें से तकरीबन 103 लोग ऐसे हैं जो कि उसके ऊपर हैं, क्या नाम है, वेंटिलेटर पे हैं। बाकी एक 161 वेंटिलेटर जो है ना के बेड्स खाली हैं। लेकिन ये अगर हमने एहतियात नहीं की और अगर ये जो एक्शंस हमने लेने थे वो नहीं लेंगे तो फिर हालात ज्यादा मखदूश हो सकते हैं। लेकिन होपफुली ये जो लॉकडाउन किया गया है इससे चीजें कंट्रोल में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हमारा हामी नासिर हो और हमको बिल्कुल दुरुस्त बात है। और वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा करवाएं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर बारी, थैंक यू वेरी मच। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ। तो ये तो थे वो स्टेक होल्डर्स जिन्होंने सजेस्ट कि जी लॉकडाउन लगाएं क्योंकि यहाँ पर सूरत हाल खतरनाक होती जा रही है। अब कुछ स्टेक होल्डर्स हैं जो इधर मेरे साथ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं हमसे तो कहा गया था कि आज खुशखबरी सुनेंगे, तो खुशखबरी मिल गई आपको जमील साहब एक नोट के साथ? ये एक खुशखबरी के तौर पे हमें एक बम मारा गया है कि आपकी पूरी मार्केट्स बंद हैं, आपका कारोबार हमने बंद कर दिया है। देखें, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये कोरोना जो है ये अभी हमारी ज़िंदगी के साथ कई साल तक रहेगा, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारी लहरें आनी हैं। तो अगर हमने इससे बचाव करना है तो हमें इसके साथ कोई ऐसा प्लान करना पड़ेगा, हमें कोई ऐसी अपनी ज़िंदगी के साथ प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कोरोना का मुकाबला भी करें। सर प्लानिंग मैं आती हूँ ना वापस, प्लानिंग गवर्नमेंट करेगी लेकिन हमारे साथ मईशत को भी तो नुकसान ना पहुंचे। सर आपके जो कारोबारी लोग हैं, मैं आपसे मुराद है कि जिनका ज़ाहिर जो ताजिर बरादरी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो दुकानें खोलने में तो सारे खुश हैं, लेकिन दुकानों के अंदर कैसे लोग आ रहे हैं ये बताने में से कासिर हैं। और शायद एसओपीज पर अमल दरामद कराने में नाकामी की वजह से सिंध हुकूमत को ये अहम तरीन फैसला लेना पड़ा। कुछ नहीं है। अच्छा, मैं वापस आके इस पर आपसे बात करती हूँ, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद स्टेक होल्डर से भी बात करेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8। वेलकम बैक। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि अब जरा कुछ मजीद स्टेक होल्डर से बात कर लेते हैं। जमील पराचा साहब मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमाए, मुझे ज्वाइन किया है जफर अब्बास सरबराह JDC, उनसे बात करेंगे। काशिफ मिर्जा, आप सदर हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। तो जरा अब इन तीनों स्टेक होल्डर से पहले मैं बात करूंगी क्योंकि समाज का आपस में कनेक्शन लोगों के साथ है, उनको क्या मसाइल हो सकते हैं। जमील पराचा साहब, 8 दिन के लॉकडाउन से आप कितना कमा लेंगे और कितनी आपका नुकसान हो जाएगा, मुझे ये जरा पहले बताएं। देखिए, कमाने की कोई ऐसी बात नहीं है, कमाने की और गंवाने की बात नहीं है। आप यहाँ होता है कि एक तरीक़ेकार होता है, आपको पहले से ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी कि आप कम से कम आपको पता है जब 2%, 3% या 1% आपके पास रह गया था कोरोना, तो आप वो उन 8 महीनों में क्यों खामोश बैठे रहे, खामोशी से सारे मामला चलते रहे, कोई प्लानिंग नहीं की, कोई इस तरह के मामला नहीं किए कि जब यह आएगा तो कोरोना वापस कोई लहर आएगी तो इसके साथ हम कम से कम ऐसा कर लें कि मईशत का पहिया भी चलता रहे। अब देखिए, फैसला हो गया है जमील साहब, अब आप इस पॉइंट पर आए। देखिए, फैसला हो गया है, अब आपको अपनी दुकानें बंद करनी है, आपका शटर डाउन होगा। अब आपको ये फैसला मानना पड़ेगा क्योंकि आप एक ज़ाहिर सूबे में हैं और रियासत जो फैसला करती है, जो हुक्मरान फैसला करते हैं वो अवाम मानती है, खत्म हो गई बात आगे। लेकिन अगर आपने फैसला किया है तो उसके लिए कोई, हमारे लिए भी तो कोई प्लानिंग करे ना। क्या प्लान आपने छोटे ताजिरों के लिए ना कोई पैकेज दिया कि भाई हम ये पैकेज का ऐलान करते हैं, रोजाना डेली वेजेस वाले लोग हैं जिन्होंने रोज कमाना है, रोज खाना है, वो अपने घरों में फाके करें। आप बताएं, क्या रोजाना कमा के रोज घर पैसा लेके जाने वाले, अपने बच्चों का पेट पालने वाले, क्या फुटपाथ पे आके बैठ जाएं? अब क्या करें? हल क्या होगा? चले मैं इधर आती हूँ अभी वापस आपकी तरफ, जरा मैं पॉइंट ले लूं काशिफ मिर्जा का, फिर मैं जाऊंगी जफर अब्बास और हलीम आदिल शेख, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इंपॉर्टेंट शख्सियत है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात होगी। काशिफ मिर्जा साहब, स्कूल खुलते हैं, बंद होते हैं, बंद होते हैं, फिर खुलते हैं, इम्तिहान होते हैं, नहीं होते हैं, यही सिलसिला जारी और सारी है। हाउ यू सी अबाउट इट कि सिंध में जो लोग हैं आपके ज़ाहिर एसोसिएशन के मेंबर्स, वो कैसे चला रहे हैं स्कूल्स में? क्या एसओपीज पर अमल नहीं हो रहा? आपके जो टीचर्स हैं या आपके स्कूल्स जो हैं वो वैक्सीनेशन को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं?
देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि जो क्या हमारे जो हुक्मरान हैं वो खुद भी वैक्सीनेशन के ऊपर अमल कर रहे हैं, एसओपीज पे अमल कर रहे हैं। हम देखते हैं जो सेकंड, थर्ड और जो अल्लाह ना करे जो फोर्थ वेव है, ये तो इनवाइट की है हमारे इन्हीं हुक्मरानों ने, सियासतदानों ने। आप देखें हर मर्तबा सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कोई ना कोई इलेक्शन कैंपेन, कोई ना कोई प्रोटेस्ट, कभी लॉन्ग मार्च शुरू हो जाते हैं, कभी कश्मीर इलेक्शन आ गया, कभी मुकामी इलेक्शन आ गए। तो फिर आप मुझे बताएं, जब लाखों की तादाद में आप जलसे जुलूस कर रहे होंगे, वो लोग स्प्रेड होकर वापस पूरे मुल्क में फैलेंगे, तो ये तो खुद जो है ये कोरोना को फैला रहे हैं। अब हमारे आपने बात की है तो पाकिस्तान पूरे के अंदर 2,07,000 हमारे ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के स्कूल हैं, रैंडम टेस्टिंग हुई है, एसओपीज में बेस्ट जो है वो अमल दरामद हुआ। हम नहीं कह रहे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है, एनसीओसी के चेयर समेत चारों सूबाई वज़राए तालीम ने भी कहा, वज़रा आला ने भी कहा है। अब आप मुझे ये बताइए, कौन सा ऐसा मुल्क है कि जहां पे 2 साल आप बच्चों को तालीमी इदारों से महरूम कर दें? 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, 5 करोड़ मजीद आउट ऑफ स्कूल हो गया, 10,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं, 8 लाख मेरा टीचर जो है मुकम्मल बेरोजगार हो चुका है, और 50% 5 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं इन पब्लिक और प्राइवेट स्कूलों में, जिनमें 2.5 करोड़ बच्चा वापस ही नहीं आया जब से ये कभी स्कूल खुलता है कभी बंद होता है। तो ये आई गॉट योर पॉइंट काशिफ। मैं इसी की कंटिन्यूएशन में जरा शामिल गुफ्तगू कर लूं सरबराह जेसी जफर अब्बास को। जफर, आप बड़े वोकल रहते हैं समाज के ऐसे मामला पर। सिंध हुकूमत हमें कह रही है और बता रही है प्रेसर्स कर करके कि हालात बहुत खतरनाक हैं। खुद आप कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे आपके वीडियोस देखे जिसमें आपने कहा कि पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं, अस्पताल भर गए हैं। सो लॉकडाउन आप समझते हैं उसका हल है? जफर अब्बास, मैं फिर यही बात बोलूंगा कि अगर लोगों की जान बचाने के लिए और कोई खतरनाक हद तक मामलात बढ़ चुके हैं, उसके लिए इनको लॉकडाउन करना पड़ा, तो खुदा के वास्ते पिछली बार जैसा लॉकडाउन ना करें, जिसके अंदर लोगों को घरों में तो बैठा दिया गया लेकिन उनकी 1 रुपए की भी मदद नहीं की गई, उनको कोई ग्रांट नहीं दी गई, शहर में रहने वाले किसी शख्स को कुछ नहीं मिला, वो बेचारे मखरूज हो गए, अपने घरों के किराए भरते रहे, स्कूलों की बदमाशी पे फीसें भरते रहे, उनकी किसी ने 1 रुपया माफ नहीं किया किसी को भाई। और जिनके कारोबार तबाह हुए वो आज तक, जो लोग कल तक अपने कारोबार कर रहे थे, आज वो प्राइवेट कंपनियों में नौकरियां कर रहे हैं, कोई उनका पूछने वाला नहीं है, कोई कंपनसेशन नहीं हुई, किसी ने किसी को कुछ नहीं पूछा। तो मैं फिर बोलूंगा कि अगर कोई भी ऐसा फैसला होने जा रहा है या हो गया है, तो कम से कम उन लोगों का जिनको आप बोल रहे हैं कल से नौकरी पे नहीं जाओगे, या अपना ऑफिस दफ्तर नहीं खोलोगे, या अपना कारोबार नहीं खोलोगे, अपना होटल रेस्टोरेंट नहीं खोलोगे, तो उनके लिए कोई ग्रांट, उनके स्टाफ के लिए कोई ऐसी चीज, क्योंकि लोग इस तरह तो माइनस में आते चले जाएंगे और इस वबा का एंड तो किसी को कुछ भी नहीं पता है अभी तक। लेकिन जफर, मैं इसी सवाल में फिर ये सवाल भी, ये तो हकीकत है ना कि इस वक्त अस्पताल भर गए। डॉक्टर बारिया भी हमें बता रहे थे कि इंडस समेत हॉस्पिटल में बेड्स मौजूद हैं, लेकिन कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है क्योंकि ये डेल्टा वायरस जिस तरह से असरअंदाज हो रहा है। लोग एसओपीज, आप मुझे खुद बताएं, आप समाज के कारकुन हैं, आप समाज के दरमियान रहते हैं, आप बताएं मुझे कि लोग एसओपीज पे अमल कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो फिर उसका हल क्या है? वैक्सीनेशन तक नहीं करवाने जा रहे जफर? देखिए, मैं तो इतना जानता हूँ कि मैं कल भी गया हूँ वैक्सीनेशन के लिए, तो मैंने जाके देखा है पाँव रखने की जगह नहीं है एक्सपो सेंटर में, इतना ज्यादा रश है, इतना ज्यादा लोड है, और भी जहां जहां वैक्सीनेशन हो रही है वहां पर पाँव रखने की जगह नहीं है। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक बात बता दूं कि एक्सपो में जो स्टाफ वैक्सीन लगा रहा है, जो लड़के वहां पर वॉलंटियरली या जो तनख्वाहों पे रखे गए थे, आज तीसरा महीना है, उन लड़कों को 1 रुपए तनख्वाह नहीं मिली। मुझे नहीं मालूम वो किसके अंडर में है, वो 210 का स्टाफ है, आउटसोर्स है, वो आउटसोर्स किए गए हैं। एक और चीज मैं आपके नॉलेज में ले आऊं, वो बेचारे सिस्टम में डाटा डाल रहे हैं और उसके बाद प्रिंटर ना होने की वजह से फॉर्म हाथ से भर रहे हैं। तो जहां पर लाखों लोग, करोड़ों लोग वैक्सीन लगाने आ रहे हैं, वहां एक प्रिंटर तक नहीं है। और वो लड़के जिस वक्त अपनी तनख्वाहों, 3 महीना तो हो गया मगर तनख्वाह ये काम कर रहे हैं, जिस दिन वो सारे लड़के चले गए तो ये सिस्टम तो आपका चौक हो जाएगा। सबसे बड़ा सिस्टम तो आपका एक्सपो में चल रहा है, अगर वहीं पर सारा सिस्टम चौक हो गया और इतनी बड़ी आफत में 10-10 हजार रुपए तनख्वाह देने को नहीं है अगर, तो ये सिस्टम चलेगा कैसे? जफर, जिस बात की तरफ आपने निशानदेही की, जमील बराचा साहब, आप लोगों की जानिब से भी क्या एसओपीज की खिलाफ वर्जी हो रही है या नहीं हो रही? सच या सही बता दें, क्योंकि हम भी खुद बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। देखें, आप मार्केटों में आके देख लें, नो मार्क्स नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए हैं। लिखने की बात नहीं हो रही, अमल नहीं हो अपनी रहा। दुकानों पे हमने मास्क के डब्बे रखे हुए हैं, हमने सैनिटाइजर रखे हुए हैं कि जो ग्राहक अगर नहीं भी लगाता आता तो हम उसको वो प्रोवाइड करते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप ये बात देखें कि ये पूछा जाए कि कितने % टेस्ट हुए हैं।
टेस्ट कितने हुए हैं? 17,000 लोगों के टेस्ट हुए हैं और 17,000 लोगों के टेस्ट होने पर 3.5 करोड़ की आबादी के शहर को बंद कर दिया गया। अगर आप यही टेस्ट 34,000 या 51,000 पे लेके जाएं तो रेशियो खुद ब खुद कम हो जाएगा। आप इस बात को भी तो नोट करें कि 3.5 करोड़ की आबादी का ये शहर है। मैं आपकी पॉइंट आ गया ना आपका। मैं जरा बात करना चाहती थी काशिफ साहब, आप बताइएगा कि स्कूल्स की जो बंदिश है, देखिए सिंध में ये बड़ा फैसला है, मुझे मालूम है कि आप पूरे मुल्क के नुमाइंदा ज़ाहिर फेडरेशन है आप लोग। मुझे ये बताएं कि सिंध में इस वक्त स्कूल्स में जो SOPs की बात आती है वहाँ पर हमारी इतलात हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं, सही। देखिए स्कूल फी आप लोगों ने प्रॉपरली, लॉकडाउन था नहीं था ये अभी जफर साहब भी फरमा रहे हैं और हम सबको भी मालूम है। अब सिचुएशन ये है कि अगर आपसे कहीं पर भी, आप तो बेल आउट पैकेज मांगते हैं लेकिन आप पेरेंट्स को वो बेल आउट पैकेज नहीं प्रोवाइड करते काशिफ साहब, तो ये भी तो एक नेग्लिजेंस है। फिर इस तरह अगर लॉकडाउन होता है तो आप लोग वावेला भी बहुत ज्यादा करते हैं। मिर्जा साहब देखिए जी, बात ये 2,07,000 स्कूलों में से अगर 10,000 स्कूल बंद हुए हैं तो किस लिए वो बंद हुए हैं? अब एक ट्रेंड शुरू हो चुका है, जब डिसकंटिन्यूटी होती है तो आपका कैश फ्लो बंद होता है। जब कैश फ्लो बंद होता है, ये जो कहा जा रहा है, आप इस वक्त फीस से ज्यादा इंपॉर्टेंट उन बच्चों की तालीम है। जो बच्चा, यूनिसेफ ये कह रहा है, WHO ये कह रहा है कि 6 माह आउट ऑफ स्कूल होने के साथ उसको 5 से 7 साल लगने रिकवरी में, और हालत ये कि लगभग अब ये दूसरा साल एंड हो रहा है कोविड की नजर, कोई प्लानिंग नहीं है और गवर्नमेंट के पास 2% ऑनलाइन फैसिलिटी है और वो बच्चे भी चीख रहे हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। एक ऐसा मुल्क जिसमें 2.5 करोड़ बच्चे पहले आउट ऑफ स्कूल हैं, 5 करोड़ बच्चे जो पढ़ रहे थे वो आउट ऑफ स्कूल हो गए, 7.5 करोड़ बच्चे आपके आउट ऑफ स्कूल हैं 2 साल हुए। अब इसकी रिकवरी कैसी होगी? आपके 10 लाख स्कूल बंद हुए, 30 लाख बच्चा आउट ऑफ स्कूल उसमें से हो गया। मजीद आपके पास प्लेटफॉर्म कुछ नहीं है इस वक्त। तो हमें अपने तालीमी इदारे बचाने हैं, हमें अपने टीचर को, 15 लाख हमारे पास टीचर था, 8 लाख मुस्तकिल ये फील्ड छोड़ गया। 2.5 करोड़ बच्चा जो था वो पहले था, 5 में से 2.5 करोड़ मजीद मुस्तकिल छोड़ गया। तो आप ये सोचिए, एक ऐसा मुल्क जो 5 करोड़ बच्चों के साथ आउट ऑफ स्कूल मुस्तकिल हो गया है, तो ठीक है काशिफ साहब, ये तो है पॉइंट, लेकिन मैं जिस तरफ शायद इशारा कर रही हूँ आप उस तरफ वहां पर नहीं उस चीज को पॉइंट आउट कर ओके, बिल्कुल आपको वो पॉइंट देखें। इस वक्त हुआ क्या, जब हमारे स्कूल बंद हुए, ना सिर्फ स्कूलों को बंद किया, हमारे स्टाफ को बंद किया गया, नतीजा ये हुआ कि जो ऑनलाइन फैसिलिटी रखने वाले एलीट स्कूल हैं 2%, उनका फीस का जो सिलसिला बरकरार है। 98% जो हमारा एक आम स्कूल था, जो मिडिल क्लास या लो कॉस्ट स्कूल थे, वहां तो फीस का कैश फ्लो बंद हुआ। हमारे वज़रा तालीम ने कहा कि जब तक आप जो है इनके, मैं आती हूँ काशिफ साहब आपकी तरफ दोबारा, मैं आती हूँ वापस आपकी तरफ। लेकिन जफर, अब हम देखें टाइमिंग के ऊपर बात हो रही है, फिर हम ये सवाल बार बार उठाते हैं, आप भी उठाते हैं, हम भी इस प्लेटफॉर्म से उठाते हैं कि गरीब और दिहाड़ीदार आदमी जो है वो सबसे ज्यादा पिसता है। आप समझते हैं कि इस वक्त जो सिंध हुकूमत का फैसला है, हमें उसको सपोर्ट करने की जरूरत है, और उसकी सपोर्ट इस तरह ही हो सकती है कि वैक्सीनेशन भी करवाई जाए, SOPs पर अमल दरामद भी हो, तो फिर जाहिर है सारी मार्केट खुल जाएंगी। जफर देखिए, जिस तरह पूरी दुनिया में हो रहा है, खुल रहे हैं मामला, चल रहे हैं, लोग देख रहे हैं अपने लोगों को किस तरह सपोर्ट करना है। देखिए, बात यह है कि हमने जो पिछला लॉकडाउन देखा वो कोई इतना अच्छा लॉकडाउन नहीं था। लोग पूरे तरीके से तबाह हो गए हैं, पूरी इंडस्ट्रीज तबाह हो गई हैं, स्टेट मकरूज हो गए हैं, कारोबारी लोग नजरें नहीं मिला पा रहे हैं, कोई बैंक का मकरूज हो गया है, कोई अपने स्टाफ को तनख्वाहें दे के मकरूज हो गया, लोगों के कारोबार बंद हो गए। मैं फिर एक बात बोलूंगा, इस कारोबारी तबके के बाद 81% आबादी है शहर की, जिसको आप मिडिल क्लास कहते हैं, लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, स्लम एरियाज में रहने वाले कहते हैं। बल्कि कराची में कौन सी चौड़ी सड़कें हैं मुझे बताते हैं आप? मलिर, शाह फैसल, लांडी, कोरंगी, औरंगी, बल्दिया, सईदाबाद, माजिर कैंप, ओल्ड सिटी, कहीं भी चली जाएं, ये लोग जो रहते हैं ये दिहाड़ीदार लोग हैं, और अगर दिहाड़ीदार नहीं है तो प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं। कराची के साथ अलमिया ये है, कराची में पैदा होने वाले किसी भी जबान बोलने वाले शख्स को सरकारी नौकरी नहीं दी जाती। ये प्रॉब्लम है, कोटा सिस्टम है। तो अब भाई जो लोग यहाँ पर रोजाना कमाते हैं या महीना कमाते हैं, जब उनके पास आप बोलोगे घर में बैठ जाओ, तो भाई उनको घर में महीने का किराया देना है, उनको माँ बाप की दवाई लानी है, उनको स्कूल जो है 1 दिन की फीस माफ नहीं करते हैं, चाहे आप आओ ना हो। बल्कि अभी आपके सामने थोड़े दिनों पहले गुलशन इकबाल वाला मसला चल रहा था कि भले ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं लेकिन कॉपियां फिर भी खरीदनी पड़ेंगी, वो भी हमारी मर्जी की दुकान से। तो बात यह है कि यहाँ सिस्टम्स का राज है, माफियाज का राज है, उसके अंदर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तो तबाह हो जाएगा। उसके लिए तो किसी ग्रांट का ऐलान करेंगे, तुम्हारे घर का आधा किराया हम दे देंगे, तुम्हारे बच्चों की फीस हम दे देंगे, तुम्हारे माँ बाप की दवाइयों के पैसे दे देंगे, या तुम्हें राशन की मद में सपोर्ट कर देंगे, कुछ उसके लिए तो बोला जाए ना। उसके बाद इतनी बड़ी मुसीबत या इतनी बड़ी बीमारी का मुकाबला किया जाएगा।
या सही है जी हम बस सब कुर्बानी देने के लिए तैयार है, सब घर में बैठ जाएंगे, अमीर आदमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गरीब का क्या बनेगा भाई? गरीब का क्या बनेगा? निसार खोड़ो साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरा उनसे पूछ लेते हैं। निसार खोड़ो साहब, मौजूद है कोविड, हमें मालूम है चौथी लेयर है, लेकिन ये गरीब आदमी का आप लोग क्यों सोच रहे हैं? ये शायद कहना है समाज के लोगों का। यहाँ मेरे साथ ज़ाहिर मुख्तलिफ लोग बैठे हुए हैं, स्कूल एसोसिएशन के लोग हैं, ताजिर बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, JDC के हमारे साथ सरबराह मौजूद है। वो कह रहे हैं लॉकडाउन लगाएं, लेकिन आपने पिछली दफा भी कमाइयों के खाते खोल दिए थे, इस बार भी ऐसे ही लॉकडाउन अगर लगेगा तो कोई फायदा नहीं इसका। निसार साहब, मैं गुजारिश कर लूं, देखें हमें खुद अफसोस है कि हमें ये इस तरह के फैसले करने पड़ रहे हैं। जब पहली दफा 2019 में ये कोविड का खतरा शुरू हुआ जी, तो आपने सबने अप्रिशिएट किया था कि सिंध ने इसको लापरवाही से नहीं लिया, ठीक है, और बहुत इमीडिएट एफर्ट किए गए थे, जिसकी वजह से सिंध दूसरे सूबों से बेहतर रहा था। इधर यहाँ इतना इम्पैक्ट नहीं था और सबने अप्रिशिएट किया था, इंटरनेशनली अप्रिशिएट हुआ था, इंटरनेशनली अप्रिशिएट हुआ था। और हमें ठीक है, मैं समझता हूँ कि लोगों को तकलीफ होती है, एक तरफ है कि लोगों को तकलीफ होती है रोजगार की, दूसरी तरफ से यह है कि जिंदगी को बचाने के लिए एफर्ट करने चाहिए या नहीं। बात यह है कि क्या जिंदगी अहमियत नहीं रखती, इसलिए ये कुछ न कुछ फैसले इस तरह से करने पड़े। जब पिछली दफा हमने कोविड का ये हुआ था और कुछ न कुछ लॉकडाउन और सख्तियां हुई थी, तो ये हमने अब एफर्ट किया था, कोई 30 लाख घरों को राशन पहुंचाया था। ये सैलानी ने काम किया था, सैलानी को हमने मदद की, उन्होंने दूसरों से मदद ली, लेकिन सैलानी इस तरह से घरों तक पहुंच के राशन वाशन भी पहुंचाने लगे थे। अब अगर ये फैसला हुआ है कि मुकम्मल लॉकडाउन है, मुझे खुद अफसोस है कि रोजगार बंद हो जाएगा, रोजगार बंद हो जाएगा, लेकिन ये 8-10 दिन की बात है। अगर हम इसमें कुछ हयातियां बचा सकते हैं, कुछ जिंदगियां बचा सकते हैं। अब एक दिन में 70 लोग अगर मर जाते हैं कराची में, तो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ता है ना। कोई ना कोई तो ऐसे इदारे होते हैं ना जो यकीनन मशवरा देते हैं। निसार साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। निसार खोड़ो साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ज़ाहिर इंसानी जान की बहुत ज्यादा अहमियत है, चाहे एक जाए चाहे 1000 की हवाले से हम बात करें। लेकिन निसार साहब, क्या बेल आउट पैकेज कोई हो सकता है? क्योंकि मुझसे सारे लोग यही कह रहे हैं कि चाहे वो कारोबारी लोग, वो कह रहे हैं भाई इनसे बोले अगर आपने 8 दिन बंद कर दिया 100 बिस्मिल्लाह कर दें, लेकिन हमें कोई बेल आउट पैकेज भी तो साथ साथ दे दें। एजुकेशन सेक्टर भी यही कह रहा है, समाज के लोग भी यही उठा रहे हैं बात। जी निसार साहब, मैं गुजारिश करूं, जो कारोबारी लोग हैं, हाँ जी, जो कारोबारी लोग हैं उनको तो इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, जो वर्कर हैं उनको परेशानी जितनी ज्यादा होगी। कारोबारी लोग तो थोड़ा बहुत लोड उठा सकेंगे, और कौम के लिए लोड उठाना एक फितरी बात है, होनी चाहिए। इतने सारे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं कराची में, इतने सारी दिल खोल कर अतिये देते हैं, लेकिन कारोबारी लोग ही देते हैं ना, वो अतिया देते हैं कि जी राशन बांटो, हेल्प करो, ये करो। एक मिसाल है कराची की, चाहे सैलाब हो चाहे कोरोना है, उन्होंने आगे बढ़ के मदद की है, लोगों की मदद की है। असल मसला होता है वो जो रोजगार कमाने वाले वर्कर होते हैं, जिनका दुकान बंद हो जाने से रोजाना की जो वेजेस हैं वो बंद हो जाएंगी, तो उसके लिए साहब एक नुक्ता सुन लीजिए। जमील पराचा साहब, बात पूरी सुन लेना, मेरा जवाब सुन लेना। जी फरमाइए। यकीनन हुकूमत सोच सकती है कि हम उनको राशन के लिहाज से कोई सोचें, उनको कोई कंपनसेशन दे कि वो कुछ न कुछ कर सकें, अपना 2-4 दिन गुजार सकें। ये तो अपनी जगह पे हो सकता है, और उसके लिए हुकूमत जरूर कोई ना कोई एफर्ट करेगी। आपको पता है कि कोरोना के लिए पाकिस्तान को $3 बिलियन की मदद हुई है, $3 अरब पाकिस्तान की मदद हुई है, और पाकिस्तान अब चौथी लपेट में है। ये $3 बिलियन की बात, ये क्या सिंध का हिस्सा उसमें नहीं बनता? तो आपको भी चाहिए कि जरा कदम बढ़ाए, हमारी मदद करे। निसार साहब, मैं पॉलिटिकल सवाल करना नहीं चाहती, क्योंकि ये इतना हसास मामला है। जमील साहब, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये किसी वजीर आजम के जाती पैसे नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसको वफाक को मदद मिली है इंटरनेशनली कि जी कोविड का मुकाबला करने के लिए हम आपको इतनी मदद करें कि लोगों की मदद हो जाए। ये किसी के जाती पैसे नहीं है, ये कोई सियासी सवाल नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पैकेज अनाउंस हो सकता है, सिंध हुकूमत कर सकती है, वफाक उसमें इनपुट दे सकता है, लोगों की दादरसी की जानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो।
अच्छा पॉइंट आ गया। अब जमील साहब का पॉइंट ले लें, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी क्योंकि मुझे मुसलसल ब्रेक का कहा जा रहा है। जमील साहब देखिए, हम कारोबारी लोग कोई भीख नहीं मांग रहे किसी से कि हमारे घरों पे राशन पहुंचाएं। हमने तो पहले भी ये मुतालबा किया था कि बिला सूदी कर्जे दे दें। जो लोग पहले ये 1.5 साल से सफर कर रहे थे इसी कोविड में, उसमें से 40% दुकानें खत्म हो चुकी हैं। जो किराए पे थे लोग, किराएदार किराए पे जो लोग थे वो खत्म कर चुके हैं अपनी दुकानें। अब वो नौकरियां ढूंढ रहे हैं, वो परेशान हाल है। 1.5 साल हो गया इसी कश्मकश में होते। अब इसमें अभी अब ईद उल फितर का सीजन सबसे बड़ा सीजन होता है। ईद उल फितर का आखिरी अशरा बंद करा दिया गया था इसी तरह कि कोविड की वजह से आखिरी अशरा बंद है। तो लोगों को लोग इस वक्त दीवार से लगे हुए हैं। मईशत तबाही पे कोई काम हो सकता है, हाँ या ना में थोड़ा जवाब दीजिएगा, फिर मैं ब्रेक पे जाऊं क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है मेरे पास। ओके, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर मैं इसका जवाब ले लेती हूं क्योंकि ज़ाहिर स्टेक होल्डर्स तो परेशान हैं, लेकिन अब सवाल ये है, अभी मैं जफर साहब की बात का जवाब भी लूंगी कि जहां पर एक्सपो सेंटर के अंदर जहां पर वैक्सीनेशन हो रही है वहां एक प्रिंटर नहीं है, और अगर ऐसा है तो फिर इसका सद्देबाब कौन करेगा? जरा इस पर बात करते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने कहा कि जरा ये सवाल पूछ लेते हैं निसार खोड़ो साहब से, जो कि ज़ाहिर है रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो शिकायत हमें दी है जफर अब्बास साहब ने कि एक्सपो सेंटर के अंदर वो कह रहे हैं वैक्सीनेशन का एक तो ज़ाहिर लोगों की एक बड़ी तादाद आ रही है और अब वहाँ प्रिंटर्स नहीं है, लोगों को वहाँ पर तनख्वाह नहीं दी जा रही है। तो निसार खोड़ो साहब, अगर ये वाला सिलसिला चलाना है, यानी लोगों को वैक्सीनेशन करवानी है हमें, तो जो वहाँ पर एक्सपो सेंटर हो या दीगर मराकज़ जहाँ पर सिंध हुकूमत ताउन कर रही है इस मामले पर, वहाँ के अमले के साथ ये अगर सूरत हाल होगी तो मामला कैसे आगे बढ़ेगा सर? जी, मैं गुजारिश करूं, पाकिस्तान उन बदनसीब ममालिक में है जिसमें वैक्सीनेशन की तरह बहुत कम रही है, क्योंकि हमने वैक्सीन खरीदने में भी देर किए। हमें जो अतिया मिला वैक्सीन का वो भी इतना ज्यादा नहीं था। अब तक इतनी सारी वबा, इतनी सारी जो खौफ और डर है, उसमें भी हम अभी कल परसों वफाकी वजीर ने कह दिया कि जी 40% 40% लोगों ने वैक्सीन लगाई है। अब मैं वफाकी वजीर साहब के बयान पर एतबार करूं या न करूं और बात है, लेकिन 40% फिर भी कम है, क्योंकि ये 1.5-2 साल से चल रहा है मामला। वैक्सीन 1.5-2 साल से चल रहा है। हमने सिंध हुकूमत ने कभी कहा कि जी हमें इजाजत दो, हम खरीदें, लेकिन वफाक कभी कभी जवाब नहीं भी देता। जो भी सूरत हाल है, लेकिन अब ये भी तो देख लेना कि कराची में एक तो एक्सपो सेंटर है, लेकिन हर जगह, हर बैंक, हर जगह ये सारी ऐलानात हो रहे हैं कि जी हमारे पास वैक्सीन लग रही है, आप आ जाओ, हमारे पास वैक्सीन लग रही है, आ जाओ। कराची में वैक्सीन के सेंटर कितने हैं वो भी तो आप जरूर देख लीजिएगा ना। हर जगह मैं समझता हूँ मुफ्त में ही लगना चाहिए, पैसे नहीं देने चाहिए। जिसको भी है, हमने अपनी जिंदगी बचाने के लिए हर वैक्सीन सेंटर पर, चाहे उनको मदद चाहिए तो मदद करें, लेकिन ये वैक्सीन लगना मुफ्त में चाहिए और जल्दी लगना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है निसार साहब, यहाँ तक आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि वहाँ पर जो अमला है ना, यानी जो वैक्सीन लगा रहा है, उसको फैसिलिटीज ही नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे पास प्रिंटर नहीं है। मैं खुद में मेरा विजिट हुआ तो पता चला पेजेस नहीं है, फिर पता चला प्रिंटर के अंदर बाकी और सारे मामला की खराबी। अभी जफर साहब ने भी मुझे ये बताया। फिर वहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया ईद से पहले, सर वहाँ पे लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है। मैं समझता हूँ तनख्वाहों का भी हमने तो बाकायदा उनके अलाउंसेस बढ़ाए हैं, हमने तो उनको बोनसेस देने की बात कर रहे हैं और तनख्वाहें भी मिलेंगी और ये सारी कुछ होती रही है। हुकूमत इसे गाफिल नहीं है, गाफिल नहीं है। ये मेरी कौम है, ये मेरी कौम ने तकलीफों में अपने आप को बचाया है और दूसरों को बचाने का हौसला रखती है। ये हमारी कौम है जो कौम मोहब्बत करती है एक दूसरे से। अब तनख्वाहों की शिकायत मैं से बताऊँ, ऐसे नहीं होनी चाहिए। तनख्वाह कहीं नहीं जाती, तनख्वाहें भी मिल जाएंगी तो उनको अलाउंसेस भी मिल जाएंगे। निसार साहब, तो फिर एक काम, मेरी एक छोटी सी सजेशन है, अगर आप ये सारे जो कारोबारी लोग हैं या जो बाकी लोग परेशान हैं, जो कह रहे हैं सारे स्टेक होल्डर, उनके साथ आप एक मीटिंग करके एक बेल आउट पैकेट आज 8 दिनों पर जो हुई तो वो नहीं अनाउंस हो सकता सिंध हुकूमत की तरफ से? देखें मोहतरमा, आज हुआ है अनाउंसमेंट, आज हुआ है कि जी लॉकडाउन करेंगे 8 दिन का या 10 दिन का। हो सकता है 10 दिन का कह के हम 8 दिन का कर दें, लेकिन आज हुआ है। आज की बात तो हमने जरूर सोचा होगा कि लोगों की ये डिमांड होगी। अच्छी बात है ना, यानी कि इसको रिव्यू किया जा सकता है।
इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू वेरी मच। जमील पराचा साहब, कुछ इत्मीनान हुआ आपको कि अभी तो आज तो लगा है तो अभी वावेला करने की जरूरत नहीं है, जरा हौला हाथ रखें, मामला हल हो जाएंगे? जब हमारे घरों में फाके और भूख नाचने लगे तो उसके बाद ये सब कुछ होगा। तो गवर्नमेंट क्यों इतना जुल्म कर रही है? या तो ये एक काम कर देना कि ऐलान करें पिछली दफ़ा की तरह, पिछली दफ़ा भी एक लॉलीपॉप दिया गया था कि आप लोगों पे कराची को आफतज़दा करार दे दिया, अब इस पे टैक्स माफ की जाएंगे 110%। मैं इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम आपके साथ कर सकती हूँ। जितनी दफा कराची को आफतज़दा करार देकर बेल आउट पैकेज काइंड या किसी तरह की मराहत ली गई है, उसका फायदा किसको हुआ है सर? एक मराहत दी कब गई हैं ये तो बताएं। सिर्फ वादे किए गए, सिर्फ वादे किए गए, कभी कोई पैकेज नहीं दिया गया, कभी कोई ऐसी मराहत नहीं दी गई, सिर्फ ऐलानात हुए, ऐलानात के बाद कोई पैकेज किसी को नहीं मिला है। अच्छा, वैसे एक बात है, मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन जो इंसान कारोबार करता है वो नफा नुकसान दोनों का मार्जिन रखता है ना, तो नुकसान का मार्जिन भी होना चाहिए आपके पास। नुकसान का मार्जिन कितने साल तक हो ये भी तो बताएं। अच्छा काशिफ मिर्जा साहब, मुस्तकिल तौर पे जो है आप देखें, सुबह 6 से 6 की टाइमिंग थी, 4 बजे से समझ लें दुकानें बंद हो जाए, ट्रैफिक का जो हाल होता था, हाँ, ये तो 6 बजे तक, तो वो कारोबार बंद जैसा ही था वो। ठीक है, मैं काशिफ मिर्जा साहब, स्कूल्स खोल देने चाहिए, आप सिंध हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं या मुस्तरद कर रहे हैं इस फैसले को? देखिए जी, चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान बाकी खुला तो सिंध का क्या कसूर है? हमारा 1 करोड़ बच्चा जो सिंध का है उसको तालीम देने का उतना ही हक हासिल है, आउट ऑफ स्कूल बच्चों का भी उतना है। तो ये फौरी तौर पे तालीमी इदारे खोले जा रहे हैं। हमें तो आपने कह दिया कि टीचर वैक्सीनेट हमने कर दिए टीचर, अब आपको इससे ज्यादा एसओपीज का बेस्ट प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा। ये बच्चे ओके, यानी कि सिंध को भी वो कह रहे हैं सिंध में भी स्कूल्स खोल देने चाहिए। वेल, थैंक यू वेरी मच। मेरे तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और अपनी अपनी राय पेश की है। बहरहाल सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला है, कल से लेकर 8 अगस्त तक कुछ नहीं खुलेगा, लॉकडाउन रहेगा। जो ज़रूरी चीज़ें हैं यानी फार्मेसी है, बेकरी आइटम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो तो आपको शायद खुले मिल जाएं, लेकिन अदर देन शॉपिंग और हैंग आउट करने के लिए कोई जगह मैसर नहीं होगी। इस पर अमल दरामद कितना होता है शायद ये देखना बाकी रह गया। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।